बढ़ते हैं आगे और चर्चा में मैं सबसे पहले शामिल करूंगा पहले अपने खास मेहमान को। हमारे साथ आज चर्चा में जुड़ रहे हैं रवि काबरा, जो कि को फाउंडर हैं स्किपी से। जी हाँ रवि, बहुत बहुत स्वागत है आपका। रवि से चर्चा की शुरुआत करूं जरा, मैं उससे पहले स्किपी के बारे में बता दूं। स्किपी मैं कहूंगा गेम चेंजर स्टार्टअप इस लिहाज से क्योंकि जो आइस पॉप्सिकल्स हैं, जो उनका पूरा बिजनेस था एक वक्त पे, ये भारत से बाहर ज़्यादा सक्सेसफुल माना जाता था। ऐसा माना जाता था कि इसके जो कंज्यूमर हैं वो बाहर बहुत हैं। लेकिन स्किपी की कामयाबी, स्किपी की ग्रोथ और स्किपी के लगातार बढ़ते कदम ये बात साबित कर रहे हैं कि भारत भी नई चीज़ों को एडॉप्ट करने के मामले में पीछे नहीं है। रवि, बहुत बहुत स्वागत आपका। और मैं इस चर्चा की शुरुआत करूंगा, जब मैं अपनी टीम से बात कर रहा था तो सीधा सबसे पहले लोगों ने यही कहा कि अरे रवि वही है ना जो शार्क टैंक में आ चुके हैं। तो मैं अपने चर्चा की शुरुआत इसी सवाल से करता हूं। शार्क टैंक जैसा मंच या कोई ऐसा मंच जहां से आपका दायरा बढ़ता है, ये किसी भी स्टार्टअप को शुरुआती दौर में या उसके अहम मुकाम में कितना बड़ा फायदा पहुंचाते हैं, कितने जरूरी होते हैं और इनसे कितना बड़ा बूस्ट मिलता है किसी भी कारोबार को? एज अ स्टार्टअप हम सभी को ऐसा होता है कि हमारे पास बजट बहुत लिमिटेड होता है। हमें मार्केटिंग चाहिए, हमें अपने ब्रांड को आगे पब्लिक के सामने रखना होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कैश फंड्स ना होने के कारण हम आगे बहुत धीरे धीरे बढ़ते हैं। बट इस तरह का जो प्लेटफॉर्म आता है जहां पर हम जैसे स्टार्टअप अपने ब्रांड को, अपने प्रोडक्ट्स का प्रदर्शन कर सकते हैं, यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म में क्या है कि हमें फ्री पब्लिसिटी मिलती है। और अगर आप साथ ही साथ आपका प्रोडक्ट या आपका बिजनेस आइडिया बहुत अच्छा है, तो आपको फंडिंग भी मिल जाती है, जो आपको इनिशियल 6-8 महीने या साल भर तक के लिए वो फंड्स काफी सफिशिएंट हो भी सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आज के तारीख में ब्रांड बनाने के लिए इस तरह का मंच होना, इस तरह का प्लेटफॉर्म होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। मैं तो चाहूंगा कि हर एक स्टार्टअप यहाँ पर जाए, अपना कोशिश करे, और अगर वो टीवी पे आता है जहाँ पर इतने लाखों करोड़ों लोग देख रहे हैं, तो इससे अच्छी फ्री पब्लिसिटी और फ्री मार्केटिंग तो कोई स्टार्टअप के लिए हो ही नहीं सकती। बिल्कुल, तो ज़रूरी है कि एक ऐसा मंच जहाँ पर आपको लार्जर ऑडियंस, लार्जर कंज्यूमर मिल जाए। और जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि ऐसे में जब आपको ऐसा मंच मिलता है तो अपने आप आपकी एक्सेप्टेंस, आपको वैलिडेशन, ये सब चीज़ें मिलती हैं। रवि, मेरा अगला सवाल ख़ास तौर पे फेस्टिविटीज़ को लेकर है। डिमांड ट्रेंड्स को लेकर हमें बताइए। चूँकि दिवाली है तो हमें थोड़ा पीछे भी ले जाइए, ये जर्नी अब तक की कैसी रही है? बिजनेस चैनल है तो इकोनॉमिक्स पर भी राय दीजिए। काफी खुशी से बोल सकता हूँ कि हमारा बिजनेस बहुत अच्छा कर रहा है, क्योंकि हम कैटेगरी जो आइस पॉप्स कैटेगरी को डेवलप कर रहे हैं, वो इंडिया में बहुत ही ज्यादा लोग पसंद करते हैं। लोगों की इच्छाएं लगभग लास्ट 20-25 साल से या 30 साल से आइस पॉप्स खाने की थी, लेकिन कोई मार्केट में ब्रांड नहीं रहने के कारण सबने इस प्रोडक्ट को भूल गए थे। अब थैंक्स टू स्किपी आइस पॉप्स, जो हमारा हीरो प्रोडक्ट है, इसके कारण काफी लोग वापस से मार्केट में आए हैं और हमें बहुत पसंद करते हैं। तो शार्क टैंक के आने के बाद लगभग ब्रांड बहुत तेजी से ग्रो हुआ है। साल दर साल हमने 50 से 70% का ग्रोथ किया है, और साथ ही साथ हमारे इन्वेस्टर्स को काफी अच्छा रिटर्न भी दिया है। और क्योंकि ये प्रोडक्ट ऐसी कैटेगरी में आता है जहां पर नॉस्टैल्जिया, एक्साइटमेंट, इम्पल्स बाइंग है, वहां पर लोग ज्यादा सोचते नहीं है खर्च करने के लिए। हम काफी जगहों पर अपने प्रोडक्ट्स को प्लेस करते हैं। करीबन आज लगभग 12,000 आउटलेट्स में स्किपी अवेलेबल है। और हम लोग सभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, स्विगी, जेप्टो, हमारी खुद की वेबसाइट skippy.in, सभी जगह पे हमारा प्रोडक्ट बिकता है। तो फाइनेंशियली वी आर प्रॉफिटेबल, और हमें बहुत अच्छे टारगेट्स है आने वाले सालों में। और हमें उम्मीद है कि स्किपी विल सून बिकम अ हाउस होल्ड प्रोडक्ट, जहां पर हर घर में इंडिया में स्किपी आइस पॉप्स खाया जाएगा। वाकई रवि, ये आंकड़े बता रहे हैं कि किस तरह से इस पूरे कारोबार को आप आगे लेकर बढ़े हैं। और अपने आप में 50-60% की ग्रोथ बहुत मायने रखती है, वो भी एकदम नॉन ट्रेडिशनल जो कह सकते हैं एक बिजनेस है। और यही वजह है कि स्टार्टअप में जो सोल्यूशन सामने आते हैं या स्टार्टअप में जो प्रोडक्ट सामने आते हैं, वो अपने आप में एक तरह से गेम चेंजर बन जाते हैं। चलिए रवि, मेरा अगला सवाल आपके
यहाँ से जैसे हम दिवाली की बात कर रहे हैं, दिवाली क्या होता है कि हम अपनी पुरानी चीज़ें, पुरानी कामयाबियों की तो बात करते हैं, एक नई शुरुआत की बात भी होती है। आगे ग्रोथ को लेकर किस तरह का नज़रिया है, क्या प्लान्स हैं? देखिए, एक समय ऐसा था प्रशांत जी जहाँ पर मिठाइयाँ बहुत बिकती थी हर जगह और अगर आपको पता ही होगा तो सोन पापड़ी का नाम खराब हुआ है मार्केट में क्योंकि शायद वो एक घर से दूसरे घर ट्रैवल ही करती रही लेकिन कभी उसका कंजम्पशन नहीं हुआ। दिवालियों का समय में मिठाई बहुत चलती थी, फिर एक समय आया जहाँ पर चॉकलेट ब्रांड्स ने उसको टेक ओवर करने की कोशिश की, ये बता के कि भई कुछ मीठा हो जाए। बट अब एक्चुअली बारी है स्किपी आइस पॉप्स की जहाँ पर हमने देखा है कि बहुत सारे फैमिलीज़ एक-दूसरे को अब स्किपी गिफ्ट में दे रहे हैं, क्योंकि एज़ अ कन्फेक्शनरी कैटेगरी ना कि ये बस एक दिवाली गिफ्ट की तरह दिया जाएगा, बट ये दूसरों के चेहरे पे बहुत बड़ी मुस्कान लाता लाता है। इसलिए हमने इमीडिएटली नोटिस किया है कि फेस्टिव सीज़न में इनफैक्ट दशहरा से पहले ही हमारे ऑनलाइन सेल्स काफ़ी बढ़ चुके थे। कई कॉर्पोरेट कंपनियों ने अपने स्टाफ को देने के लिए स्किपी को भी एज़ अ प्रोडक्ट चूज़ किया है बिकॉज़ स्किपी से बहुत एक्साइटमेंट और मुस्कुराहट आती है कस्टमर्स के चेहरों पे। बिल्कुल, तो रीइन्वेंट करते रहने का, अपने आप को किसी भी कारोबार में आपकी लर्निंग बहुत ज़रूरी है। आपको वक़्त-वक़्त में उसमें बदलाव करने पड़ते हैं और आगे चल के आपको बड़े विज़न की ओर बढ़ना होता है। रवि, मेरा अगला सवाल आपको आपके इस पूरे कारोबार में ग्रोथ के जो सेगमेंट्स हैं उनको लेकर है। आपको क्या नज़र आ रहा है? किस तरह से सेगमेंट में ग्रोथ नज़र आने वाली है? हमें एक चीज़ तो बहुत तय है कि आइस पॉप्सिकल एज़ अ कैटेगरी बहुत बड़ी बनने वाली है। आप सरप्राइज़ मत होइए अगर आने वाले कुछ 4-5 सालों में ये 1000-2000 करोड़ की कैटेगरी बन जाती है। मेरा तो अनुमान ये है कि ये आइसक्रीम इंडस्ट्री को बहुत स्ट्रॉन्ग टक्कर देने वाली कैटेगरी है, क्योंकि आइसक्रीम को जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग से लेके कंज़म्पशन तक रेफ्रिजरेटर और रेफ्रिजरेशन स्टोरेज की रिक्वायरमेंट है, स्किपी को कोई स्टोरेज फ्रोज़न सेगमेंट की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा हमारा हाईएस्ट प्राइस पॉइंट ₹20 जबकि एक मीडियन आइसक्रीम ₹50-70 के आसपास मिलती है इंडिया में। तो मुझे ये पक्का कॉन्फिडेंस है कि आने वाले 5 से 6 साल में आइस पॉप्सिकल विल बिकम अ 1000 करोड़ प्लस कैटेगरी जहाँ पर हम मार्केट लीडर होंगे और 100% हर घर में आइसक्रीम या आइस पॉप्सिकल का हमेशा एक सब्स्टिट्यूशन होगा ही होगा। तो लोग स्किपी को अपने घरों में लेके जाएँगे। साथ ही साथ हमने ये भी देखा है कि कई पेरेंट्स कन्फेक्शनरीज़ या वो खराब शुगर से बनी हुई, खराब कलर से बनी हुई चॉकलेट्स या आप इवन कार्बोनेटेड ड्रिंक्स को हटाकर स्किपी आइस पॉप्स को प्रेफ़र कर रहे हैं बिकॉज़ 100% नेचुरल रहने के कारण इसमें मस्ती भी है, मज़ा भी है और मुस्कुराहट भी है। चलिए रवि, आमतौर पर जब दिवाली होती है, कोई फेस्टिविटीज़ होती है, तो हम अपनी कमियों को भी देखते हैं कि अब हम आगे इस तरह की गलतियाँ नहीं करेंगे या चैलेंजेस की बात कर लें, चुनौतियों का मूल्यांकन करते हैं। तो हमें बताइए किस तरह के चैलेंजेस हैं फिलहाल स्टार्टअप वर्ल्ड में? देखिए एक्चुअली स्टार्टअप में आज के दौरान इंक्यूबेटर्स काफ़ी हो चुके हैं, जो बहुत अच्छी बात है। ये इंक्यूबेटर्स काफ़ी स्टार्टअप्स को हैंड होल्ड करके उन्हें काफ़ी गाइडेंस भी देते हैं। मुझे अभी भी लगता है कि शायद स्टार्टअप इंडिया ने जो 2-3 सालों का टैक्स बेनिफिट दिया है स्टार्टअप्स को, उसे थोड़ा और बढ़ाना चाहिए। बिकॉज़ एक स्टार्टअप को अपने पैरों पे खड़े होके थोड़ा प्रोग्रेस करके प्रॉफिटेबिलिटी में आते-आते 4 से 5 साल तो मिनिमम लग ही जाते हैं। तो अगर उस दौरान अगर उनको और टैक्स बेनिफिट होता है मिलती है, तो वो शायद इंडिया के बड़े-बड़े कंपनीज़ के साथ अच्छा टक्कर ले पाएँ। दूसरी बात है कि स्टार्टअप्स को एक्सपोर्ट करने के लिए काफ़ी सब्सिडी स्पेशली देना चाहिए, जो कि बड़ी कंपनियों जो 100-200 करोड़ का टर्नओवर कर रही है, शायद उन्हें ना मिले, लेकिन स्टार्टअप्स को चाहिए बिकॉज़ स्टार्टअप्स के प्रोडक्ट्स इतने इनोवेटिव है जो नॉट इन ना कि सिर्फ इंडिया में बट बाकी दूसरे शहरों में भी, दूसरे कंट्रीज़ में भी एक्सपोर्ट किया जा सकता है। जैसे कि हम भी 6 से 7 कंट्रीज़ में आज एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन अगर हमें कोई सब्सिडी स्पेशली एज़ अ स्टार्टअप मिलती है, तो हमें शायद हमारा वॉल्यूम इंक्रीज़ करने में भी बहुत मदद मिल जाए। रवि, मेरा अगला सवाल यंग एंटरप्रेन्योर्स को लेकर है। किस तरह की आप सलाह देंगे उन्हें? क्या उन्हें करना चाहिए? किन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए? देखिए, आज पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि अगर इंडिया में आज आप स्टार्टअप करना चाहते हो, तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम। मतलब जिस तरीके से इंडिया ग्रो कर रहा है, जिस तरह से यहाँ की इकोनॉमी ग्रो कर रही है, इंडिया इज़ द प्लेस टू बी। यहाँ पर अगर आप कोई अच्छी प्रॉब्लम आइडेंटिफ़ाई करते हो और उसे सॉल्व करने के लिए कुछ अच्छा सॉल्यूशन लाते हो, तो यहाँ पर
बहुत बड़ा मार्केट है। मतलब हमें दूसरे देशों की, दूसरी कंट्रीज की तो सोचने की जरूरत भी नहीं है, जितना बड़ा देश हमारा है। और मुझे लगता है कि इट्स इम्पोर्टेंट कि आप अपने सिर्फ पैशन पे मत जाइए, आप रियलिस्टिक प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करिए, जहां पर आपको लगता है कि वैल्यू एडिशन आप सच में किया जा सकता है। कई बार क्या होता है कि स्टार्टअप्स ऐसे ऐसे प्रॉब्लम को निकालने की कोशिश कर रहे हैं जो रियलिटी में प्रॉब्लम्स है ही नहीं। तो देर आर रियलिस्टिक प्रॉब्लम्स इन द रियल वर्ल्ड, हमें उसे पकड़ना है और उसे स्केल अप करने की सॉल्यूशंस देखना है। और स्टार्टअप, मैं हमेशा यही कहता हूँ कि स्टार्टअप जर्नी इतनी आसान नहीं है जितने की ये बाहर से दिखती है, बहुत ग्लैमरस दिखती है। अगर आप स्टार्टअप करना चाहते हो तो यू हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड टू सैक्रिफाइस अ लॉट ऑफ थिंग्स, इवन योर इमोशंस, योर वेलबीइंग, योर हैप्पीनेस, योर स्माइल। और शायद कई हद तक आपको अपने फैमिली कमिटमेंट्स में भी थोड़ी बहुत सैक्रिफाइस करनी पड़ती है। तो बट दिस इज द गुड टाइम फॉर एनीबडी टू स्टार्ट अप एनी एक्टिविटी, फाइनेंस, फिनटेक ले लो आप, या लॉजिस्टिक्स ले लो, या कोई भी और प्लेटफॉर्म बना लो आप। दिस इज द बेस्ट टाइम। फंडिंग की कोई कमी नहीं है यहाँ पर इंडिया में आज भी, प्रोवाइडेड कि आपका बिजनेस मॉडल सक्सेसफुल हो, आप थोड़ा बहुत प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जा रहे हो, तो इन्वेस्टर्स मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। मेरा आखिरी सवाल रवि, हमने सुधारों की बात कर ली, चैलेंजेस की भी बात की ली, लेकिन चैलेंजेस में अगर हम तुलना करें तो भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम की ज्यादा जो दिक्कतें हैं वो कहां पर नजर आ रही हैं आपको? देखिए, स्टार्टअप के कोर चैलेंजेस अभी आज की सिचुएशन में, जैसा वर्ल्ड इकोनॉमी ज्यादा बहुत अच्छी कर नहीं रही है, जैसा यूएस में भी आपको पता है क्या चल रहा है, यूक्रेन वॉर चल रहा है, आपको पता है इजराइल का वॉर चल रहा है। तो इस समय पर स्टार्टअप्स को थोड़ी तकलीफ हो रही है, जहां पर इंटरनेशनल फंड्स इन्वॉल्व हो या इंटरनेशनल कस्टमर बेस इन्वॉल्व हो। क्योंकि बहुत सारे स्टार्टअप्स आज की तारीख में है जो जिनका सबसे बड़ा क्लाइंटल इंटरनेशनल कंपनीज हो गए। तो ये लोग काफी स्ट्रगल कर रहे हैं अपने पेमेंट्स रिसीव करने के लिए, फंडिंग उठाने के लिए, या एक्सपेंशन करने के लिए। बिकॉज इंडिया इज प्रोस्पेक्टिंग, लेकिन बाकी देशों में बहुत हालत खराब है। तो आई थिंक करेंटली स्टार्टअप्स इस दौरान से गुजर रहे हैं। दूसरी बात हमेशा तो है ही कि स्टार्टअप्स को स्केल करने में हमेशा चैलेंजेस आती है, बिकॉज इंडिया इतना कॉम्प्लेक्स मार्केट है कि इस कॉम्प्लेक्सिटी को सुधारने में ही एक्चुअल प्रॉब्लम सोल्यूशन है। लेकिन वो एक तरह से बहुत बड़ा चैलेंज भी होता है। तो अगर आपके पास एक अच्छी टीम हो जो आपके विजन के साथ अलाइंड हो, देन स्केलेबिलिटी विल नेवर बिकम अ प्रॉब्लम। बट आई थिंक आई हैव सीन लॉट ऑफ स्टार्टअप्स जो इंटरनेशनल एक्सपेंशन में भी स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट बाहर बहुत खराब है। और एट द सेम टाइम इंडिया स्केलेबिलिटी में उनके चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं, बिकॉज हर हर जगह पर अच्छी टीम मिलना मुश्किल है। और दूसरी बात, लास्ट पॉइंट मैं ये रखूंगा, तीसरी बात की, इन्वेस्टर्स भी आजकल जो पहले सिर्फ ग्रोथ टॉप लाइन की बात करते थे, सिर्फ स्केलेबिलिटी की बात करते थे, वो आजकल प्रॉफिटेबिलिटी बॉटम लाइन की बात कर रहे हैं। तो स्टार्टअप्स को सडनली एक नया फेज दिख रहा है, जहां इन्वेस्टर पहले ग्रोथ ग्रोथ करते थे, तो स्टार्टअप्स ने बहुत पैसा बर्न किया, बहुत ग्रोथ की। अब सडनली उनको जब बताया जा रहा है कि भाई आपको प्रॉफिटेबल होना है, तो वो टर्न करने में बहुत मुश्किल हो रहा है बिजनेस मॉडल्स को। बिल्कुल, तो एक आशावादी नज़रिया है रवि के नज़रिए से कि जिस तरह से भारत में माहौल अच्छा है स्टार्टअप को लेकर, थोड़ी बहुत पेचीदगियां तो किसी भी उभरते हुए सेक्टर में आती ही रहती हैं, उनमें सुधार करके आगे बढ़ना, थोड़ा टैक्स के मोर्चे पर सुधार चाहते हैं स्टार्टअप जगत के लोग और हमारी चर्चाओं में ये बात सामने आती रही है। लेकिन चलिए रवि, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करते हुए। आपको, आपकी टीम को हमारी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं, दीपावली की ढेर सारी बधाई। ऐसे ही स्टार्टअप इकोसिस्टम में आपका योगदान बेहतर और बेहतरीन बना रहे, हम तो यही चाहेंगे। चलिए, तो स्टार्टअप के ऐसे दिग्गजों से तो हम चर्चा करा ही रहे हैं, कुछ नए ट्रेंड्स को भी हम पकड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल हम यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के उस पार आपको डिजिटल दुनिया के एक धुरंधर से मिलवाएंगे।